सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है। किसी मुल्क में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। इसका एक नौजवान बेटा था जिसका नाम साइमन था। वह बहुत ही वजीहा खूबरू नौजवान था। वह ज़हीन भी बहुत था लेकिन सुस्त और कामचोर था। वह कोई काम ना करता और आवारा घूमता फिरता रहता। जेब खर्च के लिए उसका बाप उसे जो पैसे देता वो फ़ौरन ही ख़त्म कर डालता। साइमन को सही रास्ते पर लगाने के लिए उसके बाप ने कई बार समझाया बुझाया लेकिन वो किसी तरह से भी राह रास्त पर ना आया। एक दिन तंग आकर उसके बाप ने उसे ज़रा पहनाई और एक तलवार देते हुए कहा, जाओ अब बादशाह की फ़ौज में भर्ती हो जाओ, अब मैं तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। साइमन बादशाह के यहाँ उन सिपाहियों में भर्ती हो गया जो इर्द गिर्द के इलाकों में गश्त किया करते थे, लेकिन उसकी आदतें और उसके तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। वो एक बूढ़े सिपाही के साथ रहा करता और उससे कहा करता, यहाँ से तो हमारा गांव अच्छा है, वहाँ पर अच्छी खासी दौलत है, अच्छी खुराक के साथ बड़ा आराम है। बूढ़ा सिपाही बड़ा लालची था। वो साइमन से एक दिन बोला, अगर तुम्हारा बाप इतना पैसे वाला है तो उसे ख़त लिखो कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। बादशाह ने तुम्हें अफसर बना दिया है और दोस्तों को दावत देने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। साइमन को बूढ़े सिपाही की बात बहुत पसंद आई। उसके बाप को जब साइमन का ख़त मिला तो उसका बाप ये ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ और दिल में सोचने लगा कि आखिर उसका बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, और उसने खासे पैसे अपने बेटे को भेजे। रुपए पाकर साइमन बहुत खुश हुआ, लेकिन वो उसने पैसे चंद ही रोज़ में उड़ा दिए और फिर उसकी पहले जैसी हालत हो गई। लेकिन अब वो जान गया कि कैसे बाप से पैसे मंगवाए जा सकते हैं। उसने अपने बाप को एक और ख़त लिखा कि अब वो कोतवाल का नायक बन गया है, इसलिए मुझे और पैसे भेजिए। उसके बाप ने उसे और पैसे भेज दिए। उसके बाद उसने फिर ख़त लिखा कि अब बादशाह ने उसे कोतवाल बना दिया है। इस बार भी उसके बाप ने अच्छी खासी रकम उसे भेजी, लेकिन वो अभी तक एक मामूली सिपाही ही था। इस तरह फिर कई महीने गुजर गए। एक बार फिर जब वो पैसों के लिए तंग हुआ तो उसने अपने बाप को ख़त लिखा कि अब उसका बेटा वज़ीर बन गया है। ये खबर सुनकर उसका बाप और उसकी माँ बहुत खुश हुए और उसके बाप ने सोचा कि अब उसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसे जाकर देखना चाहिए। वो चलने के लिए तैयार हुआ और अपनी बीवी से बोला, चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर दारुल हुकूमत पहुंच गए। एक बड़े रास्ते से बादशाह की सवारी जा रही थी, जहां दोनों तरफ आवाम जमा थी। तोप की आवाज़ के साथ बैंड बाजे के पीछे सिपाहियों की कतार थी। उसके बाद दरबारी, अमरा, वज़रा घोड़ों पर सवार जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। साइमन के माँ बाप एक तरफ खड़े होकर उस जुलूस को देख रहे थे। साइमन के बाप ने वज़रा को देखा, लेकिन उनमें उसका बेटा नहीं था। साइमन के बाप ने एक आदमी से पूछा, क्या वज़ीर आज़म साइमन इस जुलूस में नहीं है? वो आदमी भी एक सिपाही था जो आज छुट्टी पर था। वो बोला, साइमन नाम का तो कोई वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन हाँ, एक सिपाही ज़रूर है जो महल के बाहर पहरा दिया करता है। यह सुनकर साइमन के बाप को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा कोतवाल के पास पहुंचा और बोला, हजूर, आपके सिपाहियों में साइमन नाम का एक सिपाही है, मैं उसका बाप हूँ, बराए मेहरबानी उसे नौकरी से हटाकर मेरे साथ भेज दीजिए। कोतवाल ने फ़ौरन साइमन को बुलाया और उसे नौकरी से हटाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। साइमन का बाप उसे कोतवाली से बाहर ले आया और उसके हाथ पांव बांधकर गाड़ी के पीछे डाल दिया और दोनों मियाँ बीवी गाड़ी के आगे बैठ गए। साइमन की माँ ने साइमन के बाप को समझाया कि घर जाकर वो उस पर सख्ती ना करे, लेकिन साइमन के बाप ने ये बात ना मानी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। साइमन का साथी वो बूढ़ा सिपाही, वो भी एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रास्ता काटकर सवारी के सामने आ खड़ा हुआ और फिर जब सवारी करीब से गुजरी तो उसने चाकू के साथ साइमन के हाथों की रस्सी काट दी और सहारा देकर साइमन को नीचे उतार लिया। ये सब कार्रवाई इतनी तेज़ी से हुई कि साइमन के बाप को पता ही ना चला। बूढ़ा सिपाही बोला कि अब तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, तुम जंगल के रास्तों से गुजरते हुए किसी और मुल्क में निकल जाओ। साइमन जंगल के रास्तों पर निकल पड़ा। इस वाक़ये ने उसे बदल दिया। ऐसा लगा कि अब वो कुछ कर गुजरेगा। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने सोचा कि अब तक वो जो भी ख्वाब देखता आया है वो अब सारे पूरे होंगे। वो कहीं ना रुका। वो कई गांव और कई शहरों में गया और इसी दौरान उसने बांसुरी बजाना सीख ली और इसमें इतनी महारत पैदा हो गई कि जैसे ही वो बांसुरी बजाता, जो भी सुनता वो झूमने लगता। उसे चलते चलते कई दिन गुजर गए। एक दिन उसे एक पहाड़ की चोटी पर एक महल नजर आया। उस महल के नीचे भी एक और महल था। वो महल शीशे की तरह चमक रहा था।
लेकिन जो महल पहाड़ के ऊपर था वो उजाड़ नजर आता था। उसने उस महल के बारे में लोगों से मालूमात हासिल की। पहाड़ के ऊपर जो महल था वो एक बादशाह का था। उस बादशाह ने बहुत सारी दौलत जमा की थी और लोग उससे बहुत तंग थे। उसने अपनी रियाया पर बहुत जुल्म किए थे। यही वजह थी कि जब वो मरा था तो भूत बन गया और वहीं पर डेरा जमा लिया। इसलिए नए बादशाह ने वो महल तोड़ दिया और उस महल के नीचे एक नया महल तामीर करवा लिया और उसी महल में अपनी शहजादी सोफिया के साथ रहने लगा। शहजादी सोफिया बड़ी हसीन थी और यूँ दिखाई देता था जैसे वो कोई आसमानी हूर हो, और यही वजह थी कि कई मुल्कों के शहजादे उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन बादशाह ने उसके लिए एक शर्त रखी हुई थी कि जो कोई भी उस महल से उस बादशाह के भूत को भगा देगा और उसकी सारी दौलत निकाल लाएगा, उसकी शादी शहजादी सोफिया से हो जाएगी। इसके लिए कई शहजादे तैयार हुए और उस पहाड़ की चोटी पर उस भूत को भगाने के लिए गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस ना लौटा। इसी तरह कई लोगों के मर जाने के बाद किसी ने शहजादी के साथ शादी करने की ख्वाहिश ना की। शहजादी सोफिया अपनी हालत पर आंसू बहाती, लेकिन वो मजबूर थी। बादशाह जब अपनी बेटी की ये हालत देखता तो वो बहुत दुखी होता, लेकिन वो भी मजबूर था और ये शर्त उसने अपने दरबारियों के कहने पर रखी थी और वो ऐसा नहीं चाहता था कि दरबारी उसे खुदगर्ज कहें। ये कहानी सुनकर साइमन ने सोचा कि मैं उस भूत को भगाकर मैं शहजादी से शादी कर लूँगा। उसने अब तक जो ख्वाब देखे थे उन्हें पूरा करने का अब उसे मौका मिला था। भूत के हाथों वो मारा भी जा सकता था, लेकिन वो ये भी करने के लिए तैयार था क्योंकि अब वो अपने सारे ख्वाबों को पूरा करना चाहता था। उसने वो रात शहर में गुजारी और अगले दिन सुबह सवेरे वो नीचे वाले महल के सामने एक दरख्त के नीचे जा बैठा और बैठकर बांसुरी बजाने लगा। शहजादी सूफिया बाग में चहलकदमी कर रही थी। उसने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत पसंद आई। उसने अपने बाप से जाकर कहा कि अब्बा हजूर, ये जो शख्स बांसुरी बजा रहा है उसे महल में मुलाजिम रख लीजिए। जिस वक्त भी मैं उदास हुआ करूँगी तो उसकी बांसुरी सुन लिया करूँगी। बादशाह ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को रद्द ना किया और कहा, बेटी, सिपाहियों को भेज कर उस आदमी को बुलवा लो और उसे सिपाहियों में रख लो। शहजादी सोफिया ने सिपाहियों को तो नहीं कहा, वो खुद ही महल से बाहर आई और दरख्त के नीचे बैठे हुए साइमन के पास आकर बोली, क्या तुम महल में आ सकते हो? साइमन ने जब शहजादी को देखा तो वो देखता ही रह गया। जैसा शहजादी के बारे में साइमन ने सुना था वो बिल्कुल उसी तरह खूबसूरत थी। यूँ दिखाई देता था कि जैसे वो कोई परी हो। वो खामोशी के साथ उठा और शहजादी के पीछे महल में चला आया। बादशाह ने उसे देखकर कहा कि वो आज से दरबारी गवैयों में शामिल होगा। उसकी बेटी जब भी उदास होगी तो बांसुरी बजाकर उसका मन बहलाना होगा। जब तक कोई ऐसा शख्स नहीं आ जाता जो पहाड़ी के ऊपर से उस बादशाह के भूत को भगा दे, तब तक तुम्हें शहजादी का ख्याल रखना होगा। बादशाह की बात सुनकर साइमन बोला, हजूरे वाला, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं उस पहाड़ी के ऊपर वाले भूत को भगा दूं। बादशाह ने साइमन को रोकना चाहा क्योंकि वो जानता था कि उससे पहले भी कई नौजवान अपनी जानें गंवा चुके हैं और वो नहीं चाहता था कि साइमन भी अपनी जान गंवा दे। लेकिन साइमन ने कहा कि मैंने अब पक्का इरादा कर लिया है कि मैं उस पहाड़ी के ऊपर वाले भूत को भगा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बादशाह ने जब उसकी जिद को देखा तो उसे जाने की इजाज़त दे दी। साइमन उस वीरान पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। जब वो महल के बिल्कुल करीब पहुंचा तो खौफ की वजह से एक सर्द लहर उसके सारे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन वो हिम्मत करके महल के एक कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें सोने के फ्रेमों में लगी हुई थी। रेशमी पर्दे लटके हुए थे, खूबसूरत फर्नीचर और कीमती कालीन बिछे हुए थे। हर चीज़ पर गर्द जमी हुई थी। वो हर चीज़ को गौर से देखने लगा और एक कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी और वो उस किताब को बैठकर पढ़ने लगा। एक एक लम्हा गुजर रहा था और फिर आधी रात का वक्त हुआ तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। जैसे जैसे आवाज़ उसके करीब आ रही थी उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी, लेकिन वो हिला झुला नहीं। वो खामोशी के साथ उसी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद एक दरवाज़ा खुला और उसके अंदर से एक सियाह साया उसके सामने आया, जिसके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। साइमन ने अपनी नज़रें किताब पर ही रखीं। बूढ़े बादशाह की वो रूह उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गई और साइमन से बोली, इस महल में आने की तुम्हें इजाज़त किसने दी? किसी ने भी नहीं। मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए यहाँ रात गुजारने के लिए चला आया। उसने बेधड़क जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता नहीं
कि यहाँ मेरे हाथों कितने लोग मर चुके हैं। बादशाह की रूह ने कहा, मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं एक लोहार का बेटा हूँ, और तुम्हें मालूम होगा लोहार कभी भूतों से नहीं डरते, बल्कि भूत ही लोहारों का नाम सुनकर डरकर भाग जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी खौफनाक शक्लों वाले भूत देखे हैं, और तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। भूत बोला, अगर तुम इतने ही बहादुर और निडर हो तो मेरे साथ दूसरे कमरों में चलो। बिल्कुल, क्यों नहीं, साइमन ने बेधड़क होकर जवाब दिया। तुम बहुत चालाक बन रहे हो। ये चाबियों का गुच्छा लो और वो सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलो। साइमन ने सोचा कि ये भूत की कोई चाल ना हो। साइमन ने इधर उधर देखा, उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई। साइमन समझ गया कि जैसे ही मैं ताला खोलने लगूंगा तो ये कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला कर देगा और मुझे मार देगा। साइमन ने भूत से कहा कि मैं ताला क्यों खोलूं? तुम इस महल के मालिक हो, तो ये दरवाज़ा भी तुम ही खोलो। भूत खामोश रहा और उसने खुद ही दरवाज़ा खोला। साइमन उसके पीछे था। साइमन ने देखा कि भूत ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, उसके जो स्याह बाल थे वो सफ़ेद नज़र आने लगे। उस कमरे से गुजरकर जब वो अगले कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे तो भूत ने चाबियों का गुच्छा साइमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, अब इस दरवाजे को तो खोल दो। साइमन ने देखा कि यहाँ भी एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। साइमन ने भूत से कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा महल है और तुम ही इस दरवाजे को खोलो। मजबूरन भूत ने ही आगे होकर वो दरवाज़ा खोला। इस तरह जो जो कमरों से गुजरते जा रहे थे उसी तरह भूत सफ़ेद होता जा रहा था। ये देखकर साइमन बहुत खुश हुआ। हर दरवाजे पर पहुंचकर भूत ने चाबियों का गुच्छा साइमन की तरफ किया, लेकिन वो इनकार करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। क्योंकि हर दरवाजे के करीब वो इंसानी हड्डियों के ढांचे देख चुका था जो उसी कुल्हाड़ी से उसका शिकार हो चुके थे। उन सारे कमरों से बदबू आ रही थी, जिससे साइमन का सर घूमने लगा। जब वो सारे कमरों से होते हुए 12वें कमरे में दाखिल हुए तो भूत पूरा का पूरा सफ़ेद हो गया और उसकी आंखें भी सफ़ेद पड़ गई थी। भूत ने यहाँ पहुंचकर कहा, देखो, तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँच गए हो, और तुम देख चुके हो कि हर दरवाजे के करीब इंसानी हड्डियाँ पड़ी हैं जो मौत का शिकार हो चुके हैं। यहाँ पहुँचकर मैं भूत नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पहुँचकर मेरी सज़ा ख़त्म हो जाती है। मेरी रूह अब आज़ाद हो गई है और मैं आसमान पर जा रहा हूँ। तुम यहाँ जिस चीज़ की तलाश में आए हो वो सामने 13वें कमरे में है। ये कहकर जैसे ही भूत वापस जाने के लिए मुड़ा तो साइमन ने करीब पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाया और उससे भूत पर हमला कर दिया। भूत चकराकर गिरा और देखते ही देखते एक चिड़िया में तब्दील होकर उड़कर खिड़की से निकल गया। साइमन ने उस चिड़िया पर भी हमला कर दिया था, लेकिन वो चिड़िया बनकर उड़ चुका था। अब साइमन समझ चुका था कि वो भूत अब दोबारा इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। उसने सूखा सांस लिया और एक मसेरी पर लेटकर सो गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भूत के हाथों में जो चाबियों का गुच्छा था वो कमरे के दरमियान में पड़ा हुआ है। उसने चाबियों का वो गुच्छा उठा लिया और फिर आगे बढ़कर 13वें कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं, क्योंकि वो कमरा हीरे जवाहरात और सोने की ईंटों से भरा हुआ था। अब तो उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये जो सारी दौलत है ये अब उसी की है। और इधर शहजादी सोफिया ने वो रात बड़ी बेचैनी के साथ गुजारी। सुबह होते ही शहजादी सोफिया ने अपनी बेचैनी बादशाह को बताई। बादशाह सोफिया और अपने सिपाहियों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर वो पहाड़ पर पहुंचा और महल के दरवाजे पर खड़ा होकर साइमन का इंतजार करने लगा। गोया वो जान चुका था कि साइमन मर चुका होगा, लेकिन अपनी बेटी की दिलजोई के लिए वो इंतजार करने लगा। उन्हें यहाँ इंतजार करते हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्होंने देखा कि सामने से साइमन मुस्कुराता हुआ आ रहा है और उसके हाथ में महल की चाबियों का गुच्छा भी है। ये देखकर बादशाह और शहजादी बहुत खुश हुए। बादशाह को इस बात की खुशी नहीं थी कि साइमन ने भूत को भगाकर खजाना हासिल कर लिया है, बल्कि उसे इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि अब उसकी बेटे की शादी हो जाएगी। साइमन ने वो चाबी बादशाह को देते हुए कहा, हजूर, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैंने भूत को भगा दिया है, आप अंदर जाकर देख सकते हैं। बादशाह महल की तरफ बढ़ा। शहजादी भी उनके साथ थी। उन्होंने खूब घूम फिरकर पूरे महल के कमरों को देखा। बादशाह ने जब 13वें कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो वो अंदर खजाने को देखकर हैरान रह गया। उसका अपना खजाना, इस खजाने के आगे कुछ भी नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि उस जालिम बादशाह ने गरीब आवाम से छीन छीन कर ये सारा सोना जमा किया था। अब ये खुशी खुशी वापस महल में पहुँचे और महल पहुँचते ही
बादशाह ने साइमन और शहजादी की मंगनी कर दी। वो तो चाहता था कि वो शादी भी कर दे, लेकिन साइमन ने कहा कि हजूर, मुझे अपने माँ बाप से बिछड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो किस हाल में हैं। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर वो जिंदा हुए तो उन्हें साथ ले आऊँगा ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें। किसी बादशाह की तरह साइमन पूरी तैयारी के साथ तैयार हुआ और सिपाहियों और नौकरों के साथ अपने गांव जाने के लिए रवाना हुआ। कुछ दिन सफ़र बहुत अच्छे से हुआ। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहे थे। शाम का वक्त था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। अब सफ़र करना बड़ा कठिन हो गया और बड़ी मुश्किल से रास्ता तय हो रहा था। एक जगह उन्हें एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। ये सब लोग उसकी तरफ चल पड़े। हालांकि ये जंगल था, इस जंगल में सराय का क्या काम, लेकिन चूंकि साइमन बहुत थक चुका था इसलिए उसने इस जगह को पसंद किया और अपने नौकर चाकरों के साथ यहाँ रात बिताना चाही। सराय में जो कुछ भी खाने के लिए मिला वो सब कुछ खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए और साइमन भी अपने कमरे में चला गया। ये सराय दरअसल एक डाकुओं का अड्डा था और उस डाकुओं का सरदार इस सराय का मालिक था। उसने आधी रात के बीच अपने साथियों से कहा कि ये सब लोग आराम से सो रहे हैं, ये सही मौका है इन्हें लूटने का। उसके 10-12 साथियों ने तलवारों के साथ साइमन के साथियों पर हमला कर दिया। सब लोग आराम से सो रहे थे, इसलिए सब आसानी से कत्ल हो गए और डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया। साइमन ने जब बाहर शोर सुना तो वो शोर सुनकर उठ गया। वो समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो अभी सोच ही रहा था कि 4 डाकू उसके कमरे में आ घुसे। एक डाकू उस पर हमला आवर हुआ और वो थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, लेकिन जानबूझकर अपनी जान बचाने के लिए वो यूं गिर गया जैसे वो मर चुका है। डाकुओं ने हीरे जड़ी उसकी अंगूठी और उसके सोने के बटन उतारे और कीमती सामान लेकर कमरे से निकल गए। वो भी उनके पीछे खिड़की से कूदकर जंगल में घुस गया और एक जगह छुपकर बैठ गया। और फिर जब अगले दिन सूरज निकला तो वो वहाँ से निकलकर भागा। जख्म कोई ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए उसने कोई परवाह ना की। आगे जाकर उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो उसके गांव की तरफ जाता था। यहाँ से उसका गांव 5-6 मील की फासले पर था। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसके पैरों में जूता भी नहीं था और वो यूं ही चला जा रहा था। रास्ते में उसके गांव के लोग लकड़ियां काटकर घर वापस जा रहे थे। उन्होंने साइमन को देख लिया था। उनमें से एक आदमी बोला, क्या तुम साइमन ही हो? हमने तो सुना था कि तुम एक वजीर हो गए हो। क्या वजीर बगैर जूते के चलते हैं? ये सुनकर साइमन बोला, हंसो नहीं, ये मजाक करने का वक्त नहीं है और तुमने मुझे जितना गया गुजरा समझा है, मैं इतना भी नकम्मा नहीं हूँ। बदकिस्मती से डाकुओं ने हमें लूट लिया और मेरे पास जो कुछ भी था वो लूट खसोट कर ले गए और मेरे साथ जो मेरे साथी सिपाही थे उन्हें कत्ल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागकर आया हूँ। वो लकड़हारे साइमन को अपने साथ गांव ले गए। साइमन जब घर पहुंचा तो उसका बाप घर पर नहीं था। माँ ने जब साइमन को देखा तो खुशी से उसकी आंखें भर आईं और बोली, बेटे तुम इतने दिनों से कहाँ थे? न जाने तुमने कितनी मुसीबतें उठाई होंगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जिंदा सलामत आ गए। लेकिन जब उसे अपने खामन का ख्याल आया तो वो डर गई और उसने साइमन को नीचे तह खाने में छुपा दिया। साइमन का बाप जब घर आया तो उसने अपनी बीवी का चेहरा देखकर समझ लिया कि ज़रूर कोई बात है। साइमन का बाप बोला, क्या बात है? तुम रोई हुई लग रही हो। साइमन की माँ ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मजबूर करने लगा और कहा, ज़रूर कोई बात है। क्या साइमन घर आ गया है और तुमने उसे कहीं छुपा दिया है? साइमन की माँ ने उससे वादा लिया कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। साइमन के बाप ने जब वादा कर लिया कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा तो साइमन की माँ उसे लेकर तह खाने में चली गई। साइमन के बाप ने जब साइमन को देखा तो उसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसे माफ़ भी नहीं किया और उसने साइमन को कुछ बकरियां ले दी ताकि वो जंगल में जाकर चराया करे। साइमन मजबूर था, क्योंकि अगर वो बताता कि वो बादशाह का दामाद बनने वाला है तो कौन उसकी बातों का यकीन करता। इसलिए वो भेड़ बकरियां जंगल में लेकर चला जाता और सारा दिन बांसुरी बजाता रहता और भेड़ बकरियां चरती रहती। भेड़ बकरियां भी उसकी बांसुरी सुनती और नाचती कूदती और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। उधर शहजादी साइमन का इंतज़ार करते करते बहुत परेशान हो गई। एक दिन वो शिकार का बहाना करके बहुत सारे सिपाहियों और नौकरों के साथ साइमन के गांव की तरफ निकल पड़ी। वो भी उसी रास्ते पर गई जहां से साइमन गया था और वो भी उसी जंगल में सराय के पास पहुंची जहां साइमन ठहरा था और उसने भी उसी सराय में ठहरने का फैसला किया। सराय के मालिक ने उन्हें कमरों में ठहराया
और ख़ुद अपने साथियों को इस बात की इत्तला देने के लिए चल दिया कि अब की बार अच्छी दौलत हाथ आएगी। उसने अपने साथियों से कहा कि तुम आधी रात ही वहाँ पहुँच जाना, अच्छा मौका है। अगर तुम वक्त पर पहुँच गए तो हमारे हाथ बहुत से मोती, जेवर और रेशमी कपड़े की गांठें आएंगी। सराय का मालिक जो अपने साथियों के पास गया हुआ था, उसकी बीवी जो बहुत रहमदिल थी, वह शहजादी के पास आई और बोली, आप इस मनहूस सराय में क्यों ठहरी हैं? मेरा खामन तो डाकुओं का सरदार है। कुछ दिन पहले भी यहाँ एक शहजादा आकर ठहरा था। उसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। उनको भी मेरे खामद ने और उनके साथियों ने उन्हें खूब लूटा और फिर उन्हें कत्ल कर दिया कि उस शहजादे की लाश उसके कमरे में सुबह नहीं मिली। उन्होंने उसे बड़ा तलाश किया लेकिन उसका कहीं पता न चला। उस औरत की बात सुनकर शहजादी समझ गई कि ज़रूर वो साइमन ही होगा और उसे इस बात का इत्मीनान हुआ और उसने सोचा कि ज़रूर वो मौका पाकर भाग गया होगा। शहजादी ने उस औरत से कहा कि अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो शहजादी ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि कुछ सिपाही अपने हथियारों के साथ मेरी मसेहरी के नीचे छुप जाएं और बाकी सिपाही भी अपने अपने कमरों में अपने हथियारों के साथ लेट जाएं। लेकिन याद रखना, तुम में से कोई सो ना पाए। आधी रात के करीब डाकू हमें लूटने के लिए आएंगे। अगर हम सो गए तो वो हमें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर 4 सिपाही अपने अपने हथियारों के साथ मसेहरी के नीचे छुप गए और बाकी सिपाही भी अपने अपने कमरों में जिस तरह शहजादी ने कहा था वैसे ही जाकर मसेहरी पर लेट गए। शहजादी ने अपनी तलवार भी अपने बिस्तर पर छुपा ली। आधी रात के करीब जैसे ही डाकुओं ने हमला किया तो शहजादी के सिपाहियों ने निकलकर डाकुओं का मुकाबला किया। सिपाहियों ने डाकुओं के सरदार के समेत सारे डाकुओं को कत्ल कर दिया और फिर अगले दिन सुबह शहजादी ने डाकू की बीवी को अपने साथ लिया और सफ़र शुरू कर दिया और अपने सिपाहियों के साथ साइमन के गांव पहुंची। गांव पहुंचकर वह पूछते पूछते साइमन के घर तक पहुंच गई। साइमन के बाप ने जब एक शहजादी को अपने घर पर देखा तो वो उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और बड़े अदब से बोला, शहजादी साहिबा, मुझ गरीब से आपको क्या काम है? क्या साइमन यहीं पर रहता है? शहजादी ने पूछा। साइमन का नाम सुनकर साइमन का बाप बहुत घबराया और डर गया कि न जाने साइमन ने क्या कसूर किया है जो शहजादी उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। साइमन का बाप बोला, हजूर, साइमन यहीं पर रहता है और मैं उसका बाप हूँ। शहजादी ने बताया कि मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। साइमन के बाप ने जब ये सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ख्वामखा ही उस पर इतना गुस्सा किया और उसे भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दिया। साइमन के बाप ने बताया कि वो भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में गया है। शहजादी बोली, तो मैं भी उसे वहीं पर जाकर मिल लेती हूँ। वह अपने सिपाहियों के साथ जब जंगल में पहुँची तो उसने देखा कि बकरियां साइमन की धुन पर नाच रही हैं। वो ये मंजर देखकर बहुत खुश हुई। साइमन ने भी उसे देख लिया था। साइमन भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वो साइमन को लेकर उसके गांव वापस आई और फिर साइमन के माँ बाप को भी अपने साथ लेकर महल रवाना हो गई और कुछ दिनों बाद वो बादशाह के पास महल पहुंच गए और फिर साइमन और शहजादी की खूब धूमधाम के साथ शादी हुई और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।